हेलो क्लास ट्वेल्थ। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपके इंडियन इकोनॉमिक बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाले बुक का यूनिट नंबर 1 भारत स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी इस वाले यूनिट के अगर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी पहली यूनिट रहेगी इंडियन इकोनॉमी वाले बुक का। उसमें जो आपका पहला यूनिट है उसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, चाहे वो ऑप्शन वाले हो, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हो, चाहे आपके ट्रू या फॉल्स वाले हो। सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट बताया इस वीडियो में। ठीक है, एक यूनिट का। बाकी आगे यूनिट भी मैं आपको बताता रहूँगा। और आपकी जो दूसरी बुक है माइक्रो यानी वो समष्टि अर्थशास्त्र की बुक, उसके भी मैंने आपके सारे यूनिट्स के बता दिए हैं 50-50 क्वेश्चंस। तो उनके भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उनको भी आप ज़रूर देखना। ठीक है, और बाकी मैं इस वाले यूनिट का मैं आपको टॉप के 50 क्वेश्चंस बताऊंगा। तो जैसा कि आपके सामने पहला ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट ज़रूर है आपसे शुरू करने से पहले, यदि आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आपको मिल जाए समय समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर आपका पहला देखो क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र हुई थी। तो बिल्कुल टॉप के क्वेश्चन मैंने रखा, ये एक इजी क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र हुई थी। तो भारत जब आज़ाद हुआ तभी तो स्वतंत्र हुई थी, तो 1947 में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा जो आपको दूसरा वाला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगों का पोषक बनाना। यानी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने आउटसोर्सेस बना लिया था अपना। ठीक है, यानी कच्चे माल को तैयार करके वो अपने देश में लेकर जाते थे और वहाँ से अपना प्रोडक्ट को तैयार करते थे। तो वो इसका ऑप्शन दूसरा वाला सही है। आगे देखते हैं, मैंने आपको टॉप के इसमें 50 क्वेश्चन बताए, टॉप के 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के। चलिए देखते अगला। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर क्या थी। तो भारतीय राष्ट्र आय की वार्षिक समृद्धि दर क्या थी, पर ईयर जो थी वो भी 2% से कम थी। दूसरा वाला ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर क्या थी। प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर क्या थी, तो वो ½ % था, लगभग ½ %। जो आपको दिख रहा है ना दूसरा खा वाला, यह बिल्कुल ½ % था उस समय। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतवर्ष की जनसंख्या का कितना भाग कृषि पर आधारित था। अत्यधिक जनसंख्या जो थी वो क्या थी, कृषि पर आधारित थी। 85% जनसंख्या आधारित थी कृषि के ऊपर, जब भारत की स्वतंत्रता के समय बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते रहो बिना वीडियो को स्किप किए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था। यानी जो फर्स्ट सेक्टर था कृषि, वो राष्ट्रीय आय में कितना योगदान देता था, तो लगभग आपका 59% योगदान देता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्र, यानी द्वितीय क्षेत्र तो आपको पता है कि उद्योग वगैरह होते हैं, क्षेत्र का कितना योगदान था। प्राथमिक क्षेत्र का 59 था और द्वितीय क्षेत्र का कितना है वो आपसे पूछ रहा है। अगर आपको पता तो आप कमेंट करके बताइए। 14% योगदान था, 14%, 14%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय में तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान। तृतीय क्षेत्र का आपका सेवा होता है, प्राथमिक क्षेत्र का आपका कृषि, द्वितीय क्षेत्र का आपकी जो उद्योग वगैरह होती हैं, और तृतीय क्षेत्र में आपकी सर्विस आती हैं, यानी सेवाएं सारी आती हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान था, आपको तीनों क्षेत्र को पता होना चाहिए। तो 27% योगदान आपका तृतीय क्षेत्र का रहा है। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 में हुई थी। कब, 1907 में। 11वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन ने भारत में रेलवे कब चलाई थी। तो इसमें से मैं आपको बता दूं चारों ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन इसमें गलत लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। जब आपकी भारत में प्रथम रेलवे चली थी, देखो रेलवे का आगमन जो है 1851 में हो गया था, लेकिन 1851 में नहीं चला था। आपका जो रेलवे चला था 1853 में चली थी पहली रेलवे। 16 अप्रैल
16 अप्रैल 1853 में पहली रेलवे आपकी चली थी, जो 35 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। कितनी? 35 किलोमीटर की यात्रा इसने तय किया था, मुंबई से लेके ठाणे तक। मुंबई से लेके ठाणे तक इसने 35 किलोमीटर की यात्रा चली थी। तो मतलब कब चालू हुआ था? तो 1853 में। कब? 1853 में। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 12वां क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता था? तो ज़्यादातर जो होता था वो इंग्लैंड के साथ होता था। ठीक है, अगला देखो। ज़्यादातर क्या कह लो कि भाई पूरा का पूरा व्यापार आपका इंग्लैंड के साथ ही होता था, क्योंकि इंग्लैंड ने गुलाम बना लिया था ना भारत को। 13वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात भारत द्वारा नहीं किया जाता था? ठीक है, किस वस्तु का आयात भारत द्वारा नहीं किया जाता था स्वतंत्रता के समय? तो वो कपास का नहीं किया जाता। अब आपको पता होगा कि आयात और निर्यात क्या होता, तो आप इसका आंसर देख पाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी भारत में चीज़ें जो आती थी वो भारत द्वारा नहीं किया जाता था, बाहर से नहीं मंगाता था कपास वगैरह को। 14वां क्वेश्चन आपका देखो, एक और कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? यानी भारत किस वस्तु का निर्यात नहीं करता था? तो सूती वस्त्र का निर्यात नहीं करता। आयात तो कपास का नहीं करता था, लेकिन निर्यात आपका सूती वस्त्र का नहीं करता था। ठीक है, एक ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलवे का विकास करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन्होंने रेलवे का विकास किस लिए भारत में की थी? वो उन्होंने ज़्यादातर भारत के तो फ़ायदे के लिए किया नहीं, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए थी, मगर किया किस लिए था? तो उन्होंने किया था कि पुलिस और सेना को शीघ्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, यानी अपने पुलिस को और अपने सैनिकों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द भेज सकें, इसलिए उन्होंने रेलवे का प्रारंभ किया था भारत में। 16वां क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एक नंबर में कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि स्वतंत्रता के समय भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? लगभग जीवन प्रत्याशा का मतलब है लोग कितने साल तक लगभग जीते थे, यानी अगर बात किया जाए तो लगभग जो है 32 साल तक लोग उम्र उनकी थी स्वतंत्रता के समय, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था इतना ज़्यादा ठीक नहीं थी। 17वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो 218 प्रति हज़ार, यानी 1000 बच्चों में से 218 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। ये स्वतंत्रता के समय बात हो रही है, क्योंकि उतनी ज़्यादा सुविधाएं, उतना व्यवस्था नहीं थी, उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता स्तर क्या थी? यानी पढ़े लिखों की परसेंटेज जो बता रहे हैं वो कितनी थी, आपको बताना है स्वतंत्रता के समय। तो आपको पहले ही पता होगा कि स्वतंत्रता के समय जो है, जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो उस समय जो है ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। 16% से भी कम लोग उस समय पढ़े लिखे थे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है? देखो कि भारत में प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो सरकारी जनगणना आपका 1981 में हुई थी। हालांकि इससे पहले भी हुई थी, लेकिन सही जो माना जाता है वो 1981 को माना जाता है। 21वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के दौरान किस उद्योग का विनाश सबसे अधिक हुआ? तो किस उद्योग का विनाश सबसे ज़्यादा हुआ था भारत का? तो उन्होंने हस्तकला का बहुत ज़्यादा विनाश कर दिया, क्योंकि हस्तकला बिल्कुल पतन हो चुका। ठीक है, जो हाथों से बनाई चीज़ें जाती थी उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने शोषण किया। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत किसका प्रमुख निर्यातक था? तो सबसे ज़्यादा भारत जो निर्यात करता था चीज़ों को बना करके, वो प्राथमिक उत्पादक था। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक वाली चीज़ों का सबसे ज़्यादा निर्यातक था, यानी कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के आयात की प्राथमिक मद कौन सी थी? कौन सी है भारत की आयात की प्राथमिक मद कौन सी है? तो पूंजीगत थी। ब्रिटिश शासन की बात हो रही है ना, ब्रिटिश शासन के काल के दौरान। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तुएं थी। अगला देखते हैं। 24वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जननांकीय विशेषता क्या थी? तो उच्च जन्म दर था, बिल्कुल था। ठीक है, और उच्च मृत्यु दर था, और उच्च शिशु मृत्यु दर भी था। यानी सभी का आंसर है, ये सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं, क्योंकि उस समय आपको पता ना स्वास्थ्य व्यवस्था थी, तो मृत्यु दर भी ज़्यादा थी और
और जन्म दर भी ज़्यादा था बच्चों का, और शिशु का मृत्यु दर तो और ज़्यादा था जो छोटे बच्चों का था, यानी 1000 में 218 बच्चों की मौत होती थी। ये उस समय की बात हो रही है ब्रिटिश शासन के दौरान, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, और ठीक होकर भी उनको उतना ज़्यादा प्रॉपर सुविधाएं या ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही थी। अगला देखते हैं 25वां क्वेश्चन। आप देखो क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में उस कथन की पहचान कीजिए जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जननांकीय विशेषता नहीं थी। यानी उस समय जो भारत की जननांकीय विशेषता नहीं थी वो आपको बताना है। अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि भाई उच्च जन्म दर मृत्यु दर था, बिल्कुल था। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी बिल्कुल थी। उच्च शिशु मृत्यु दर भी था, बिल्कुल था। तो भारत की उच्च साक्षरता दर, क्या उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे? तो यही गलत बोल रहा है, गा वाला ऑप्शन आपका गलत है कि ये भारत की विशेषता उस समय नहीं थी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि सन 1948 में कृषि क्षेत्र में भारतीय जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यरत था? ये अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी टेस्ट सीरीज़ वाली, जो मैंने आपको टेस्ट बताया था, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि कृषि क्षेत्र में भारतीय जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यरत था? तो 70% जनसंख्या भारत के कृषि क्षेत्र में 1948 की बात हो रही है, ठीक है, तो कार्यरत था। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। 26वां का मैंने आपको आंसर बता दिया, 70, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपको देखो 27वां क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन में कृषि की गतिहीनता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? यानी कृषि इतनी धीरे गति से विकास कर रही थी, बिल्कुल ना के बराबर कर रही थी, विकास दर बहुत कम थी, गतिहीन थी। तो वो सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण जो था वो जमींदारी व्यवस्था था, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था चलाई गई थी अंग्रेज़ों की तरफ से जो किसानों का या जमीन मतलब किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। उनकी अनाज उगे या ना उगे, लेकिन उनको टैक्स देना ही देना है, चाहे उनका फसल बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, जमींदारों को किसानों से टैक्स लेना ही लेना है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष माना जाता है? किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है? तो 1921 को माना जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि किस देश विभाजन के कारण किस उद्योग को कच्चे माल की कमी की समस्या से सबसे अधिक हानि हुई थी? देश विभाजन के कारण किस उद्योग को कच्चे माल की कमी की समस्या से सबसे अधिक हानि हुई थी? तो जूट को हुई थी। किसको? जूट वाले उद्योगों को ज़्यादा सबसे हुई थी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका देखो 30वां क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान किस आधारित संरचना का सबसे अधिक विकास हुआ? सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो रेलवे का विकास हुआ। उन्होंने अपने पुलिसकर्मियों, अपनी सेना के लिए एक जगह से दूसरी जगह जल्द पहुंचाने के लिए ही रेलवे का उन्होंने विकास किया था। तो रेलवे का विकास सबसे ज़्यादा वो एक भारत के लिए योगदान था, या उनका केवल एक सकारात्मक प्रभाव था भारत के प्रति, ठीक है। तो ये मैंने आपके जो 4 ऑप्शन वाले आते हैं क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब आपके स्टार्ट होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना या छोड़ना मत। चलो अब आगे देखते हैं कि वो ऑप्शंस वाले जो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अब आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आया है, ठीक है, ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स वालों में से कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश अर्थव्यवस्था थी, यानी कृषि प्रधान थी या फिर औद्योगिक थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय कृषि प्रधान थी, क्योंकि ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था उस समय थी वो पूरा का पूरा कृषि के ऊपर ही डिपेंड थी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस के नंबर पे मत जाना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही इसमें रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अधिकांश कृषि जोतें कैसी थी? खंडित व छोटी थी या फिर बड़ी थी? तो छोटी और वो खंडित जोतें थी उस समय, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5वां कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या क्या थी? 20% से कम थी या 20% से ज़्यादा? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो पढ़े लिखों के लोग संख्या थी वो 20% से कम थी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9वां कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार शिशुओं में से कितनी थी? अभी अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो 218 थी। 1000 शिशु में से 218 बच्चों की मौत हो जाती थी उस समय। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है
स्वतंत्रता के समय भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? ये भी क्वेश्चन अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था मैंने, 32 थी। कितनी थी? 32, 32 थी आपकी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विकसित आधारिक संरचना किसकी थी? रेलवे की थी या सड़क की थी? तो किसकी थी? वो रेलवे की थी। ठीक है, रेलवे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक शासनकाल की आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु डैश अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। तो भाई जो भी औपनिवेशिक काल ने व्यवस्था चलाई थी उसका सबसे ज़्यादा जो नीतियाँ उन्होंने बनाई थी उसका सबसे केंद्र बिंदु था कि भाई वो लोग अपने को चाहते थे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा सुदृढ़ यानी मजबूत बना जाए। भारत के लिए तो कर नहीं रहते कि भारत ऐसा अर्थव्यवस्था बनाए कि भारत जो है मजबूती बन जाए। वो अपने देश की अर्थव्यवस्था यानी ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनाना चाह रहे थे वो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा डैश का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार को विस्तृत करने का माध्यम था। यानी जो अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे वो सबसे ज़्यादा वो जो है वो लोग रेलवे के थ्रू लेके जाते थे। ठीक है, रेलवे के थ्रू। 16वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय डैश का अन्य व्यवसायों की तुलना में देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान सबसे अधिक था। तो भाई आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था। लगभग 60% योगदान अगर कह लो तो कृषि का था, यानी 59% तक। ठीक है, अगला देखो, आपको जो है इसका याद रखना है कि भूलना नहीं है भाई। कृषि का योगदान जो था लगभग 59% था, यानी 60% तक लगभग था। ठीक है, कृषि का। और दूसरा क्षेत्र जो आपको मैंने बताया था द्वितीय क्षेत्र का उद्योगों का जो योगदान था वो 14% था। ठीक है, एक आप तथा तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र का 27% योगदान था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बिल्कुल क्लियर। अगला देखो, 17वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से वर्ष डैश को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। अगर आपने पहले क्वेश्चन देखा तो ये मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, 1921 को कहा जाता है महाविभाजन का वर्ष। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां कह रहा है कि भू राजस्व की जमींदारी प्रणाली ब्रिटिश में कृषि की उत्पादकता डैश के लिए एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो आपको इसका बताना है कि भू राजस्व की जो जमींदारी प्रणाली थी वो ब्रिटिश कृषि की उत्पादकता के लिए एक प्रमुख कारण थी। ठीक है, बढ़ने का या फिर बढ़ाने का था, या उनका उद्देश्य या फिर घटाने का था, आपको वो चीज़ बतानी है। तो वो क्या था? घटाने का। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 19वां क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन ने भारत के हस्तकला उद्योग के प्रति डैश दृष्टिकोण अपनाया, यानी विनाशकारी दृष्टिकोण अपनाया। मैंने अभी आपको बताया था हस्तकला की हाथों से बने वाली चीज़ों का सबसे ज़्यादा इन्होंने विनाश किया था उनकी मशीनरी ने, मतलब औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक शासन के। क्वेश्चन नंबर अब आपके स्टार्ट होंगे ट्रू और फॉल्स वाले। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शंस वाले और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले करा दिए। अब आपके सत्य और असत्य वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर भी आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का संवर्धन करना था। तो असत्य, भारत का वो नहीं चाह रहे थे, वो तो अपना खुद का ही चाह रहे थे। तो भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य ब्रिटिश राज्य के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना था, ना कि भारत का। तो इसने गलत बोला, यानी ये असत्य। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो बिल्कुल था, ज़्यादातर कृषि क्या थी, मतलब ज़्यादातर जो जनसंख्या थी कृषि के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में कोई संतोषजनक स्थिति नहीं थी, जिसके कारण देश के अधिकांश लोगों के पास कृषि के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। 85% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी उस समय। ठीक है, तो बहुत बड़ा जनसंख्या, मतलब कह लो कि कृषि पर आधारित था। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिहीन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की दर में होने वाली वृद्धि नगण्य थी, यानी ना के बराबर थी, बहुत कम, रेयर। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य ने जमींदारी प्रणाली के द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न किए। तो असत्य,
क्या अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था को लागू करके भारत की अर्थव्यवस्था या भारत के कृषि क्षेत्र को सुधारना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं, तो उन्होंने और बर्बाद कर दिया। किसानों से ज़बरदस्ती उन्होंने टैक्स वसूला। ठीक है, अगर किसान का फसल बर्बाद हो जाए तो भी उससे टैक्स उनको लेना है तो लेना है, अब किसानों को तो भरना ही पड़ेगा। तो ये असत्य है, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने जमींदारी प्रणाली का प्रयोग किसानों के शोषण के लिए किया। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठा कि देखो क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार विश्व के सभी देशों के साथ था। असत्य। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने पूरा का पूरा भारत की अर्थव्यवस्था को अपने अंडर ले रखा था, यानी सिर्फ वो अपने देश के साथ व्यापार करते थे, वो भी किस तौर पर? भारत का ही कच्चा माल अपने देश में लेकर जाते थे, यानी भारत को उन्हें बस शोषण करना था बस, और किसी भी देश के साथ भारत का व्यापार नहीं करने देते थे। तो ये असत्य बोल रहा है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार ब्रिटेन के साथ ही था। ठीक है, अगला देखो। क्वेश्चन नंबर आपका देखो सातवां क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी और अल्प विकसित थी। तो असत्य बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में संपन्न और विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। अगर अंग्रेजों ने शोषण नहीं किया होता या गुलाम नहीं बनाया होता तो शायद आज भारत जो है सबसे महान शक्ति होता, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत थी पहले, बहुत विकसित अर्थव्यवस्था में मतलब माना जाता था पहले, पूरे संपन्न व्यवस्था में। लेकिन जब उन्होंने शोषण कर दिया भारत का तो भारत तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। ठीक है, ये स्वतंत्रता से पूर्व की बात बोल रहा है, इसलिए ये असत्य बोल रहा है। अल्प विकसित उतना ज़्यादा भारत नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 आपके सामने क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तो बिल्कुल था, हस्तशिल्प उद्योग पूरे भारत में पूरे विश्व में प्रसिद्ध था ये। ठीक है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध था कि भारत में हाथ से बनाई हुई चीज़ों का लोग विदेशों में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, यानी विदेशों में बहुत ज़्यादा लोग खरीदते थे। लेकिन ब्रिटिश ने जब शोषण करना स्टार्ट कर दिया, मशीनरी आ गई पूरी, तो भारत का हस्तशिल्प उद्योग का बिल्कुल पतन हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। अगला देखो। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां देखो कि भारत के विभाजन के कारण जूट उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, जूट उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा कि भारत के विभाजन के कारण जूट की खेती करने वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और जूट उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा, यानी जो भी फैक्ट्रियाँ चलती थी जूट उद्योग वाली उनको कच्चे माल की शॉर्टेज हो गई, यानी कच्चा माल उनको प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था, क्योंकि सारा उद्योग वो जो मतलब कच्चा माल जहाँ से उनको मिल रहा था वो वाला क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चला गया, तो उनको नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर, तो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 10वां क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों के तैयार माल को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए रेलवे का विकास किया। बिल्कुल गलत बात बोल रही है, असत्य है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कितनी बार कि रेलवे का विकास उन्होंने अपने हित के लिए किया था, अपने सैनिकों को, अपने पुलिसकर्मियों को या अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह या अपने व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए किया था, ना कि भारत के लिए किया था उन्होंने। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन ने रेलवे का विकास जैसे विशाल राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण के लिए किया था। तो बिल्कुल मतलब उन्होंने कह लो कि अपने ही प्रशासनिक नियंत्रण के लिए किया था, ना कि भारत के प्रशासनिक के लिए। ठीक है, तो वो उन्हें अपने फ़ायदों के लिए किया था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में किसी भी भारतीय उद्योग को पनपने नहीं दिया। तो बिल्कुल सही है कि जब तक उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया तब तक किसी भी और भारतीय उद्योगों को पनपने यानी विकसित होने नहीं दिया। अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योगों को पनपने का अवसर नहीं दिया ताकि भारतीय वर्ष के लोग ब्रिटेन के उद्योग पर निर्भर रहें। उन्होंने ज़्यादातर अपने आप को निर्भर मतलब भारत के लोगों को उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर निर्भर बना लिया था कि भाई ज़्यादातर जो लोग होंगे भारतीय मूल के वो हमारे चीज़ें बनाई हुई खरीदेंगे, ना कि अपने देश की बनाई हुई चीज़ों को। ठीक है, तो ये तो है आपके मैंने टोटल 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी थे MCQ टॉप के आपको करा दिए। वीडियो को कैसा लगा आप ज़रूर बताना, साथ ही साथ आपका कितना स्कोर रहा अपना वो भी जो बताना कि 50 में से आपके कितने सही गए। ठीक है, कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि भाई आपके 50 में से कितने सही गए ईमानदारी से। ठीक है, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, जो भी उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना। अगर किसी प्रकार की अगर कोई भी आपको डाउट आए, परेशानी है
तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके पूछ सकते हैं। बाकी भी मैंने आपको जो आपकी समष्टि अर्थशास्त्र है माइक्रो की बुक, उसकी भी मैंने आपको उस वाले इकोनॉमिक्स वाले बुक के भी मैंने सारी यूनिट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50-50 एमसीक्यू बता दिए, और वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कर दी है, मॉडल टेस्ट पेपर, तो उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़रूर उन सबको देखना, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। पेपर में जाने से पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाए ना, बिल्कुल प्रॉपर से देख लेना, आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी आपको चैनल का नोटिफिकेशन या जो मैं नए वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।